अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, इस वक्त वेनेजुएला पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बात कुछ यूं है कि 3 जनवरी की रात वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास में लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन अचानक जोरदार धमाकों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लोग घबराकर नींद से जाग उठे। खिड़कियों से बाहर देखा तो आग और धुएं के बादल आसमान की तरफ उठ रहे थे। सड़कें सुनसान हो गईं, बिजली बंद हो गई और पूरा शहर खौफ और हरास की लपेट में आ गया। रात 12:50 पर पहला धमाका हुआ। उसके बाद 7 बड़े धमाके सुनाई दिए। लड़ाका तैयारे बहुत नीची परवास करते दिखाई दिए और चंद ही घंटों में वेनेजुएला मैदान जंग बन चुका था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब हालात कुछ साफ हुए तो दुनिया के सामने एक हैरानकुन और खौफनाक हकीकत आई कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे अमेरिका था। अमेरिकी फौज ने अचानक कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया और जबरदस्ती उन्हें अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों, किसी भी मुल्क में घुसकर उसके सदर को गिरफ्तार करना कोई मामूली बात नहीं। तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है और ये तभी मुमकिन होता है जब अंदर से मदद हासिल हो। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि वेनेजुएला के अंदर भी कुछ ताकतवर लोग, हत्ता के फौज के आला अफसरान, अमेरिका के साथ मिले हुए थे। बगैर मकामी फौज और अंदरूनी सपोर्ट के ऐसा बड़ा ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं था। हैरत की बात यह है कि सदर की गिरफ्तारी पर अवाम की तरफ से भी कोई बड़ा रद्द अमल सामने नहीं आया, बल्कि बहुत सी जगहों पर लोगों ने बाकायदा मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न भी मनाया। इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि सदर मादुरो अवाम में ज्यादा मकबूल नहीं थे और उनके इलेक्शन पर पहले ही धांधली के इल्जामात लगते रहे हैं और अवाम उनसे ज्यादा खुश नहीं थे। अमेरिका के मुताबिक सदर मादुरो और उनकी अहलिया नशा आवर अशिया की स्मगलिंग में मुलव्विस थे और दावा किया गया है कि वेनेजुएला से तकरीबन 70% नशा आवर मवाद की अमेरिका स्मगलिंग में उनका हाथ है। इसी इल्जाम की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा अमेरिकी फौजी एहलकार शामिल थे और सिर्फ 3 घंटों में पूरा खेल खत्म कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, जरा गौर करें कि जिस मुल्क के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के जखायर हों, उसका सदर नशा आवर अशिया की स्मगलिंग करे। ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही। ये पहला मौका नहीं कि अमेरिका ने ऐसा किया हो। आज से तकरीबन 35 साल पहले अमेरिका ने पनामा के सदर को भी इसी तरह गिरफ्तार किया था और उस पर भी नशा आवर अशिया की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया गया था। अब असल सवाल ये है कि अमेरिका ने ये सब क्यों किया। इसकी सबसे बड़ी वजह तेल है। शायद आपको ये जानकर हैरत हो, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर अरब ममालिक के पास नहीं बल्कि वेनेजुएला के पास हैं। वेनेजुएला के पास तकरीबन 303 अरब बैरल तेल मौजूद है, जो पूरी दुनिया के तेल का तकरीबन 17.5% बनता है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, फिर ईरान, कनाडा, इराक और दीगर ममालिक आते हैं। यानी जिस मुल्क के पास भी ज्यादा तेल है, उस पर दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरें जमी होती हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर 900 से ज्यादा पाबंदियां लगा रखी थीं। इसके बावजूद रूस, चीन, ईरान और भारत वेनेजुएला से सस्ते दामों तेल खरीद रहे थे। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही थी। इसके अलावा रूस और चीन वेनेजुएला में फौजी अड्डे बनाने के करीब पहुंच चुके थे, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी थी। इस बात का सबूत ये भी है कि हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले 2 जनवरी की रात सदर मादुरो सरकारी टीवी पर चीनी सफारतकारों के साथ मुलाकात करते दिखाई दिए। इस मुलाकात से साफ जाहिर हो रहा था कि वेनेजुएला का झुकाव चीन और रूस की तरफ बढ़ रहा है। आज की दुनिया में बातचीत, कानून, अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल जैसे इदारे सिर्फ नाम के रह गए हैं। हकीकत यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगला निशाना कौन हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि ईरान अगली बारी हो सकता है। ईरान में उस वक्त महंगाई, करेंसी की तबाही और आलमी पाबंदियों की वजह से अवाम सड़कों पर हैं। अमेरिका खुलकर इन मुजाहिरों की हिमायत कर रहा है और ईरान को खबरदार भी कर चुका है कि अगर मुजाहिरीन को नुकसान पहुंचा तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। इसके बाद तुर्की का नाम भी लिया जा रहा है, जहां सदर उर्दगान के खिलाफ एक खामोश मगर मजबूत मुखालिफत मौजूद है। शाम, लीबिया और दीगर ममालिक में भी आप देख चुके हैं कि किस तरह अचानक हुकूमतें बदल दी गईं। प्यारे दोस्तों, ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। ताकतवर ममालिक अपने मफाद के लिए कमजोर ममालिक में हुकूमतें बदल रहे हैं। कहीं ये कहीं काम जल्दी होता है, कहीं वक्त लगता है, लेकिन मकसद एक ही होता है, वो है कंट्रोल। दोस्तों, चले अब आपको दिखाते हैं कि ये मुल्क असल में कैसा है और यहाँ के लोगों की जिंदगी किस हाल में गुजर रही है। वेनेजुएला का ऑफिशियल नाम बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। ये जनूबी अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जो अपने वसी तेल के ज़खायर, कुदरती खूबसूरती, घने जंगलात, पहाड़ों, आबशारों और मुनफरिद सकाफत की वजह से
पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस मुल्क की टोटल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 53 नंबर पर आता है, जबकि इसका टोटल रकबा तकरीबन 9,16,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 33 नंबर पर आता है। यहाँ के लोग ज्यादातर स्पेनिश ज़बान बोलते हैं क्योंकि एक लंबे अरसे तक वेनेजुएला पर स्पेन ने हुकूमत की थी। अगरचे ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन इसके बावजूद आज वेनेजुएला दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होने लगा है। यहाँ के करोड़ों लोग गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस गुर्बत की सबसे बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से लगाई गई सख्त मुआशी पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों की वजह से वेनेजुएला की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई, कारोबार बंद हो गए, करेंसी की कीमत गिर गई और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। कई खानदान ऐसे हैं जो दिन में सिर्फ 1 वक्त का खाना खाते हैं। वेनेजुएला की सरहदें गियाना, ब्राजील और कोलंबिया से मिलती हैं, जबकि इसके करीब ट्रिनिडाड एंड टोबागो और नेदरलैंड भी वाक़ है। इसके अलावा वेनेजुएला का साहिल कैरिबियन सी और अटलांटिक सी से जुड़ा हुआ है, जो इसे तिजारती और जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहम बनाता है। वेनेजुएला का दारुल हुकूमत काराकोस है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इक्तिसादी और मुआशी मरकज भी है। ये शहर पहाड़ों के दामन में वाक़ है और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क के हालात की वजह से पिछले चंद सालों में आबादी में तेजी से कमी आई है। तकरीबन 70 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। इस मुल्क की टोटल जीडीपी तकरीबन $92 बिलियन है और आम आदमी की सालाना आमदनी सिर्फ $3,000 के करीब रह गई है, जो कि 2012 में तकरीबन $15,000 के करीब थी। अमेरिका काफी अरसे से वेनेजुएला की सियासी क़यादत और उसके इनकलाबी निजाम से नाखुश था। साल 2015 में अमेरिकी सदर ओबामा ने वेनेजुएला पर बाज़ाब्ता पाबंदियां लगाईं। बाद में अमेरिका ने खुआन ग्वाइडो को वेनेजुएला का उबूरी सदर तस्लीम कर लिया, हालांकि वो इख्तिदार में नहीं था। इसके जवाब में मादुरो हुकूमत ने अमेरिका से तमाम सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए और अमेरिकी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। दोस्तों, किसी भी मुल्क में सिफारतखाना सिर्फ सिफारतकारी के लिए नहीं होता, बल्कि इसे जासूसी और मालूमात इकट्ठी करने का सबसे बड़ा मरकज भी समझा जाता है। इसीलिए वेनेजुएला की हुकूमत ने सबसे पहले अमेरिकी सिफारतखाने को बंद करने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले के बाद हालात मजीद खराब हो गए। मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया और अवाम की जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गई। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी वेनेजुएलन बोलीवर है। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक है। एक अमेरिकी डॉलर के बदले 3 करोड़ 2 लाख बोलीवर मिलते हैं। करेंसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि नोट प्रिंट करने का खर्चा खुद नोट की कीमत से ज्यादा आता था। इसलिए 2018 में हुकूमत ने पैसों के लेन देन में आसानी और कम खर्च के लिए अपनी करेंसी के आखिरी 5 हिस्से खत्म कर दिए। इससे करेंसी की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं, लेकिन पैसों के लेन देन में आसानी हो गई। मिसाल के तौर पर पहले अगर आपने किसी को $1 देना होता था तो आप उसे 3 करोड़ 2 लाख बोलीवर देते थे, लेकिन अब उसे 302 बोलीवर देते हैं। यही फॉर्मूला ईरानी हुकूमत भी अपने मुल्क में लाना चाहती है ताकि नोट बनाने का खर्च कम हो सके। मजहबी एतबार से मुल्क की 71% आबादी कैथोलिक, 17% प्रोटेस्टेंट, 5% का कोई मजहब नहीं, जबकि 1% मुसलमान और बाकी मुख्तलिफ मजाहिब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, वेनेजुएला में दुनिया की सबसे बुलंद आबशार भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 979 मीटर है और इसे एंजल फॉल्स कहा जाता है। इसके अलावा माउंट रोरेमा नाम का पहाड़ भी है, जो अपने मुनफरिद हमवार और टेबल नुमा डिजाइन की वजह से अफ्रीका के टेबल माउंटेन जैसा लगता है। यहाँ के लोग इस पहाड़ को देवताओं का घर भी कहते हैं। अगर मुल्क के हालात खराब ना किए जाते तो ये मुल्क टूरिज्म के जरिए भी बहुत पैसा कमा सकता था। इसके बाद आता है वाटरलैंड मुंदो मरीनो, जहां आप डॉल्फिन शो भी देख सकते हैं और डॉल्फिन मछली के साथ स्विमिंग भी कर सकते हैं। अंदर जाने का टिकट तकरीबन $10 है, जबकि डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करने का टिकट तकरीबन $60 के करीब है। इसके अलावा कोचे बीच, ड्यून्स ऑफ कोरो नेशनल पार्क और प्लाया एल याके भी बहुत मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि इस मुल्क का सफर करना आसान नहीं। पानी, बिजली और खुराक की कमी अक्सर रहती है, हत्ता के अद्वियात भी हर जगह आसानी से दस्तयाब नहीं होती। इसी वजह से यहाँ सफर करना न सिर्फ दिलचस्प बल्कि एक चैलेंज भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।